नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। 2020 के दिल्ली दंगे मामले के अंदर बड़ा खुलासा हुआ है। सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान दंगे की आड़ में देश में सत्ता परिवर्तन के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर इस बात का खुलासा किया और हिंसा के मास्टरमाइंड उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत का विरोध किया है। पुलिस ने 177 पन्नों की चार्जशीट में इस बात का खुलासा किया जिसमें इन दंगों को संगठित और सुनियोजित रिजीम चेंज ऑपरेशन बताया गया। पुलिस का कहना है कि हिंसा कोई सहज आक्रोश नहीं थी, बल्कि भारत की संप्रभुता को कमजोर करने की गहरी साजिश का हिस्सा थी। सीएए विरोध को हथियार बनाकर देश भर में समान पैटर्न वाली हिंसा भड़काई गई, जो दिल्ली, यूपी, असम, बंगाल, केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों में भी दोहराई गई। हलफनामे में पुलिस ने कहा कि आंखों देखी, दस्तावेजी और तकनीकी सबूतों से साबित होता है कि दंगे सांप्रदायिक आधार पर रचे गए। इसका मकसद देश को कमजोर करना और केंद्र में सत्ता परिवर्तन करने की साजिश थी। आज बात इसी मुद्दे पर कि दिल्ली दंगा सिर्फ संयोग नहीं, गुस्सा नहीं, बल्कि क्या वाकई में एक सोची साजी साजिश थी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जिसके तार कनेक्ट हुए और ट्रंप के दौरे से पहले इस साजिश को इसलिए रचा गया ताकि इंटरनेशनल न्यूज़पेपर की सुर्खियां भारत के दंगे बन सके। अब सोचिए, 700 से ज्यादा एफआईआर, 50 से ज्यादा जाने, 800 से ज्यादा दुकानों का जलना, और यह सब तब हो रहा था कि जब ट्रंप भारत के दौरे पर थे, आने वाले थे। उससे पहले दंगे भड़काए गए। क्या वाकई में यह एक साजिश का हिस्सा जिसमें भारत सरकार को गिराने की साजिश रची गई? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी, कांग्रेस प्रवक्ता प्रतीक सिंह जी और रिटायर्ड पुलिस अधिकारी अनिल गोठवाल जी। अनिल गोठवाल जी, शुरुआत आपके साथ, क्योंकि जो पुलिस कह रही है वो कह रही है कि हमारे पास दस्तावेज हैं, व्हाट्सएप चैट्स हैं, हमारे पास फंडिंग के रिकॉर्ड्स हैं और भी तमाम जानकारी वो इसको आधार बनाकर दे रही है। आपको लगता है कि जब कोर्ट के अंदर इस तरीके से सबूत पेश किए जाते हैं तो उनको पहले चेक कर दिया जाता है और इसलिए जो कहा जा रहा है कि यह संयोग नहीं साजिश है, यह काफी हद तक हो सकता है? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जब तक सबूत नहीं होते हैं सरकार के पास, या उन्होंने जो साक्ष्य एकत्रित करके और प्रस्तुत किए हैं कोर्ट के सामने, तो ये निहायत ही एक बहुत ज़रूरी दस्तावेज उन्होंने सरकार की तरफ से प्रस्तुत किया है। ये पिछले दिनों में आपने देखा होगा एक नया प्रचलन चला है, वो सामने आया, चाहे नेपाल का मामला हो, बांग्लादेश का मामला हो। ये हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो साक्ष्य हैं वो सरकार को या पुलिस एजेंसी को, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को थोड़ा लेट मिले हों और वो तथ्य अब सामने आए, और ये निहायत ज़रूरी है कि वो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके, और जो जमानत का विरोध करने का एक वो उन्होंने रखा है अपना पक्ष सरकार के सामने, तो ये एक प्रजातांत्रिक चुनी हुई सरकार को सत्ताच्युत करके और एक दंगे के जो औजार बना के और लाए हैं। और ये कोई सांप्रदायिक दंगे नहीं है, ये सहज दंगे नहीं है जो देश, लेकिन ये सीरीज ऑफ, चाहे वो बंगाल हो, केरल हो, असम हो, दिल्ली हो, और ये आसपास के देश, चाहे श्रीलंका हो, पिछले सालों में आपने देखा है श्रीलंका के अंदर सत्ता परिवर्तन। अभी ये नया नाम चला है जैनजी, नेपाल से आया है, उससे पहले बांग्लादेश का सत्ता परिवर्तन हुआ और मामूली सी बात को लेकर कुछ पता नहीं चला। तो ये अंतर्राष्ट्रीय कुछ ना कुछ इनके पास सबूत आए, वो न्यायालय के समक्ष पेश किए, और ये सरकार ने ये बताया कि ये कोई मामूली घटना नहीं थी, इसके पीछे ये जो सीएए का विरोध नहीं था या सांप्रदायिक दंगे नहीं थे, ये तो सरकार को बदलने के एक षड्यंत्र था, उसको ये सामने उन्होंने समक्ष प्रस्तुत किया। ठीक है, लेकिन इसमें ये नहीं बताया गया सर कि उमर खालिद और शर्जील किसके इशारे पर ये सब कर रहे थे। उनकी इतनी हैसियत नहीं है, उनका इतना कद भी नहीं कि वो पूरे देश भर के अंदर दंगे भड़का सके, एक सरकार को
लोकतांत्रिक सरकार को गिरा सके। तो कोई तो एक चेहरा होगा ना, बड़ा चेहरा सर, जो फंडिंग भी कर रहा होगा, जो गाइड भी कर रहा होगा और जिसके पास इतनी पावर होगी कि वो सब कर सकता है। नहीं, ये बिल्कुल देखिए कि ये जरूर दस्तावेज जो उन्होंने बताए हैं कि हमारे पास साक्ष्य आए हैं, तो जरूर अंतर्राष्ट्रीय इसके अंदर साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सर अभी तक जो जानकारी है उसमें साक्ष्य ये है कि भाई गवाह है हमारे पास कि शर्जील और उमर खालिद ने हमें भड़काया है कि आपको दंगे भड़काने हैं। फिर व्हाट्सएप चैट्स हैं जिनमें ट्रंप का जिक्र है कि भाई ट्रंप के दौरे से आने से पहले ये सब कुछ करना है, हथियारों को इकट्ठा कर लीजिए। उसके अलावा और भी कई इसी तरीके के दस्तावेज है जो उनके पास सामने आए हैं, लेकिन उसमें कहीं ये जिक्र नहीं है कि किसके कहने पर आया। प्रतीक, क्या वाकई में इसकी एक बड़ी जांच होनी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि डीप स्टेट वाकई में भारत को अस्थिर करने की लगातार कोशिश कर रहा हो, उसमें चाहे अमेरिका हो या बाकी देश हो, वो ऐसी कोशिश कर रहे हो? विजेंद्र भाई, आप अपन जो बात कर रहे हैं, जो डिस्कशन कर रहे हैं, वो मेरे ख्याल में 2020 का दिल्ली दंगा है। और 2020 के दंगे के बाद में अभी 2024 तक अगर हम दंगे देखें, चलिए 20 में हो गया, इन्वेस्टिगेशन में 5 साल लग गए। एक इंडियन एक्सप्रेस की खबर मेरे सामने है, ये बोलती है इंडिया विटनेस 84% राइज इन कम्युनल राइट्स इन 2024। 2024 में 2023 के कंपैरिजन में 84% बढ़े हैं कम्युनल राइट। तो अगर हम दिल्ली दंगों से वाकई में अगर सबक ले लेते तो पूरे देश के अंदर जो कम्युनल राइट्स हैं वो नहीं बढ़ते। और उसके अंदर बड़ी दिलचस्प बात और है कि जो 84% दंगे बढ़े हैं उसमें 90% दंगे जो या तो बीजेपी रूल स्टेट हैं या फिर बीजेपी उनके अंदर गठबंधन में है, जिसके ऊपर टॉप पर जो है वो महाराष्ट्र है, उसके बाद में उत्तर प्रदेश है, उसके बाद बिहार है, उसके बाद गुजरात है, उसके बाद मध्य प्रदेश है। तो मुझे लगता है अगर अमित शाह जी दिल्ली पुलिस को फ्री हैंड देते या दिल्ली पुलिस अमित शाह जी से डिस्कस कर लेती या अमित शाह जी थोड़ा सा और प्रोएक्टिव होकर के उस पर संज्ञान ले लेते, तो मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में इस तरीके के दंगे नहीं होते। तो सबसे पहले तो जो केंद्र में जो गृह मंत्री है उनको इस्तीफा देना चाहिए, फिर एक सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं उनसे इसकी जांच करानी चाहिए कि इसके अंदर कौन लिप्त है, और वाकई में अगर डीप स्टेट या कोई विदेशी शक्तियां इसके अंदर लिप्त हैं तो केंद्र सरकार को उसकी फंडिंग और सब चीज की जांच करानी चाहिए, क्योंकि सब कुछ केंद्र सरकार के अधीन आता है। अगर विदेश से कोई पैसा आ रहा है तो केंद्र सरकार के अधीन है, अगर उसके विदेश से कोई सीमा पार से आ रहा है तो केंद्र सरकार उसको देखेगी। तो ये केंद्र सरकार की विफलता है और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से इसकी हाई एक जांच है वो करानी चाहिए। ठीक है सुरेश गर्ग साहब, ये तो सच बात है भाई, अगर सिर्फ उमर खालिद और शर्जील पूरे देश की सरकार को अस्थिर करते हुए सरकार को गिराने की साजिश रच सकते हैं तो वो उनके बस की बात नहीं है। और अगर इसमें ये जिक्र भी है कि भाई यूएपीए इसलिए भी लगाया गया कि फंडिंग के सोर्स कुछ मिले हैं, तो फिर इसके पीछे का बड़ा चेहरा कौन है, क्या वो कभी सामने आएगा? देखिए विजेंद्र भाई, कांग्रेस के प्रवक्ता ने ये तो कह दिया कि 84% दंगे हुए, और क्यों हुए, कैसे हुए, कभी भी इन दंगों का इन्होंने विरोध नहीं किया, सपोर्ट किया। देश के टुकड़े करने का हमेशा इन्होंने समर्थन किया। अरे भाई, हाँ तो जेल में डाल रहे हैं ना, बीजेपी की है। अरे भाई जेल में डाल रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं, तभी तो आपको दर्द हो रहा है। जेल में डाल रहे हैं तभी तो दर्द हो रहा ना। जब आज हिंदुस्तान में कहीं पे भी दंगे फसाद नहीं हो रहे तो दर्द हो रहा ना आपको, क्योंकि हिंदुस्तान में क्यों नहीं दंगे हो रहे? जब कश्मीर में जाके आतंकवादी घटनाएं सीमित रह गई तो दर्द हो रहा ना, क्योंकि आप भारत विरोधी हो, आप भारत विरोधी हो। आपके नेता सुप्रीम कोर्ट में, आपके नेता सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करते हैं ऐसे लोगों के लिए। आपके जो सीनियर वकील है, जो कांग्रेस समर्थित वकील है, वो जाके सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करते हैं। बता दीजिए, इसका मतलब ये है कि आप लोग भारत विरोधी हो, देश के टुकड़े करने में आप हैं, देश के टुकड़े करने की मानसिकता रखते हो, और आप यहाँ के बात करते हो। अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए, जेल में डाला है, जो अपराधी उनको जेल में डाला है, आपने खुला छोड़ा। 26/11 की बॉम्बे की घटना बता दीजिए आपने किया तो, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार है तो जेल में डाला है, घर में घुस के मारा है। अरे घर में घुस के मारा है, आप तो कैसे पैरवी करते हो सुप्रीम कोर्ट में जाके। ये लोग केवल ऐसे गृह मंत्री है क्या जो 84% बचाने का काम करती है कांग्रेस केवल उनको बचाने का काम करती है। अरे ये कौन बचा रहा है, किसके राज में बचाने का काम कर रही है? देश के टुकड़े करने वाले लोगों का नरेंद्र मोदी के राज में हो रहे हैं। ये असली चेहरा कांग्रेस का। देखिए आज असली चेहरा कांग्रेस का आ रहा है सामने, उनको बचाने का काम कर रही है, जो भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। जी साहब, जोर शोर से पैसे लेके आप देख लीजिए ना,
अमेरिकी जो कंपनी है जॉर्ज सोरोस ईडनबर्ग, उनके साथ कांग्रेस मिली हुई है, उनके पैसे जो चुनाव लड़ने की बातें करते हैं, जेल में डालिए, ये इस कौन तरह मिला के है? डाल रहे हैं कौन भैया, मिला है? डाल कौन रहे मिला है? हैं। झूठे आपके हो। नेता जेल में झूठे है, हो। आपको दर्द हो रहा झूठे है, हो। जब कौन से नेता जेल में होते हैं तो दर्द होता है कौन कि से हमारे नेता नेता को जेल में डाल कौन दिया। से नेता जेल मैं में? जोशी जेल में नहीं है बताइए। क्या? आपके वो- बहुत सारे वो नेता इसके अंदर है। हैं, कम से कम सैकड़ों अरे नेता आपने जो चीफ जेल में सेक्रेटरी है, से पूछो भ्रष्टाचार जाकर के के मैं आरोप जोशी में लगे क्यों हुए है? हैं, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बहुत सारे। आपके जो मेन एक नेता है मिनट वो तो भाई, एक जमानत पे मिनट, चल रहे सुरेश हैं, गर्ग राहुल साहब, गांधी जी तो, सुरेश गर्ग सोनिया साहब, गांधी सुरेश जमानत पे गर्ग चल रही है साहब, भ्रष्टाचार आप के ये आरोप कह रहे हैं में। कि जॉर्ज सोरोस का पैसा कांग्रेस के पास आता है? नहीं, आप ये तो कह रहे हैं बिल्कुल सर्वविदित हिंडनबर्ग का है। पैसा कांग्रेस के 2000 पास करोड़ आता है। रुपए जॉर्ज किसके पास सोरोस ने आया? मोदी जी को हटाने के लिए लगाए। पहले चुनाव होते थे पार्टी को बदलने के लिए, आज चुनाव हो रहे हैं मोदी को बदलने के लिए। मोदी ने देश को स्थिर किया, मजबूत किया देश को, 11वीं से 4वीं अर्थव्यवस्था लाया, वोट चोरी आतंकवादी की, हटिया, भ्रष्टाचार किया, कश्मीर से बाहर निकल के नहीं आई, इनके टाइम पे हर क्षेत्र हर गांव में आतंकवादी घटना हुआ करती थी, घुसपैठियों को हर बढ़ाया, गांव के अंदर ये किया आतंकवादी घटना इन्होंने। होती थी। क्योंकि ये लोग मिले हुए होंगे, क्योंकि इनके जो सीनियर कांग्रेस के नेता है वो सुप्रीम कोर्ट में जाके रात को 12 बजे दरवाजे खटखटाते हैं उनको बचाने के लिए। सुरेश गर्ग साहब, ये तो सोनिया आप भी गांधी मानते आंसू होंगे। बहाती एक मिनट है भाई, उन लोगों अब के ये लिए। जो आप- ये देखिए आंसू बहाती है ये झूठे सोनिया हैं गांधी। बीजेपी के, ये स्थिति है। बता दीजिए। याकूब मेनन के लिए या रात तो को 12 माफी बजे कोर्ट मांगना, खुलवा दिया माफी आपने। मांगना। रात को 12 बजे कोर्ट खुलवाया आपने खुलाया, उनको हमने बताने नहीं के लिए खुलाया। आप लोगों ने। किसने तो ये है खुलाया? आपकी किसने मानसिकता। खुलाया? आपने खुलाया, बीजेपी के नेताओं ने ये खुलाया। आपकी मानसिकता बीजेपी के है, नेताओं ने कपिल दंगे सिब्बल जैसे कराए, आदमी वहां पे इनकी बीजेपी के पेरवी कर नेताओं रहे ने हैं। दंगे पता कराए। लग रहा है ना इससे। अरे बीजेपी के नेताओं ने दंगे कराए। पार्टी को हटाने की बात तो समझ में आती है, बीजेपी के नेताओं मोदी ने को दंगे हटाने के कराए। लिए कभी पंजाब में दंगे प्रदर्शन करते हो, कभी मणिपुर में करते हो, कभी वो सीए के लेके शाहीनबाग का करते हो। बीजेपी ये के क्या नेता देश को करते टुकड़े करने दंगे। की आदत बना रखी है आप बीजेपी लोगों के ने। नेता दंगे कराते एक हैं। बार भाई, भाई, अब वो दोनों तो ही रुक जाइए, दोनों जनता रुक को जाइए। पता है ना कि कौन दोनों करा ही रहा रुक है। जाइए। देखिए, दोनों ही रुक जाइए, और इसलिए रुक जाइए कि जो व्यक्तिगत टिप्पणियां आप लोग करते हैं ना, उसको जनता बहुत सीरियसली आज की तारीख में लेती नहीं है। मैं सच कह रहा हूं, क्योंकि सुरेश गर्ग साहब, अगर आप ये कह रहे हैं कि जॉर्ज सोरोस से कांग्रेस को पैसा आ 2000 रहा है, मेरी करोड़ बात रुपए सुनिए जॉर्ज भाई, सोरोस ने स्थिर करने के लिए भारतीय फिर वही जनता बात पार्टी करें की आप। सरकार को फिर वही बात स्थिर करें करने आप। के लिए पैसा लगाया अरे जॉर्ज भाई, सोरोस वो ने इलेक्शन- हिंदुस्तान के लिए। अब बताइए आप क्या है, हिडनबर्ग ने किसको दिया? एक मिनट, झूठी किसको रिपोर्ट दिया? देके शेयर मार्केट किसको को दिया? स्थिर करने की बातें करी है। किसको दिया? ये है, किसको दिया? ये सुरेश और गर्ग उनका साहब, समर्थन सुरेश करते हैं, गर्ग फिर साहब। चाइना की गोद में जाके बैठ सुरेश जाते हैं। गर्ग साहब। आपके मोदी जी कहते हैं अडानी के एक साथ मिनट में भाई, फोटो खिंचवाते हो, पता है कौन अडानी के कहता साथ में है? फोटो खिंचवाते हो और फिर जी, अडानी की जी, गाली जी, देते हो आप जिनपिंग लोग। के गोद में बैठे थे आज के मोदी। यहाँ के पूर्व एक अरे मिनट, मोदी बैठे थे तेलंगाना चाइना के राष्ट्रपति की गोद के साथ में, झूला झूल रहे थे मोदी। मोदी झूल रहे थे झूला। बाद में हिंदुस्तान कौन झूला? चौथी अर्थव्यवस्था हुई है। कौन चौथी कौन अर्थव्यवस्था हुई है, बैठा? घर में घुस के बैठा नरेंद्र है। मोदी। बता पहले दीजिए, डोनाल्ड 26 ट्रंप की गोदी में बैठते क्या हैं, किया आपने? फिर पुतिन की गोदी में 26 बैठते हैं, घटना के फिर बाद शी में क्या जिनपिंग की किया? गोदी में बैठते हैं, घर में और जाके सब मारा मोदी है। उतार के भगा देते हैं। पाकिस्तान आज कहां से कहां पहुंच गया, यह है मोदी जी का विजन। वापस आपके सब लौट वकील तो जाएं। जाके सुरेश सुप्रीम गर्ग कोर्ट साहब, में पैरवी कर रहे हैं एक उन मिनट लोगों भाई, की। सुरेश गर्ग साहब, पहले तो एक कि अगर ये बयान दिया जाता है कि 2000 करोड़ भारत को अस्थिर करने के लिए सरकार को दिए गए, कांग्रेस को दिए गए, तो इसके प्रमाण होंगे सर। और अगर ये प्रमाण है तो ये तो देश विरोधी है। बिल्कुल आप सुनिए सर, मेरी मैं बात, यही मेरी कह बात रहा सुनिए हूं। भाई। अभी सरकार को आपके अस्थिर 2014 करने के अरे लिए भाई फिर वही जॉर्ज बात, सोरोस जैसे आदमियों सुरेश ने गर्ग करोड़ों साहब, रुपए लगाए यहाँ पे। 2014 करोड़ों रुपए से लगाए, 2000 कैसे करोड़ लगाए? 2014 हाँ, से लगाए करोड़ों रुपए कैसे आने जॉर्ज दिए? सोरोस ने। कैसे और आने आप दिए? उनको केंद्र सरकार समर्थन ने? करते हो, किसकी सरकार ने? हिडनबर्ग का समर्थन करते आने हो, कैसे दिए चाइना पैसे? की गोद में जाके बैठते हो, देशद्रोही उनके है। साथ एमओयू करते हो आप लोग, शी जिनपिंग से एमओयू पैसा करते लेते हो हैं, चाइना के ये साथ में पुतिन से जाके। पैसा लेते हैं, यहाँ ये डोनाल्ड ट्रंप से पे पैसा यहाँ पे लेते हैं। घटना होती है, डोनाल्ड हमारे ट्रंप ने चाइना बोला के भी साथ था। एमओयू करते हो, बोला था कोई ये फायदा स्थिति है नहीं, आपकी। कोई फायदा नहीं बात करने का। अनिल गोठवाल जी भाई, क्योंकि मैं भी इनको गंभीरता से नहीं ले रहा हूं वर्तमान में, क्योंकि अगर 2000 करोड़ सोरोस ने दिए हैं, इसके प्रमाण सरकार के पास है, तो जिसको दिया वो तो अब तक जेल में होना चाहिए। और अगर वो सरकार को अस्थिर करने के लिए दिए, क्योंकि जब रिपोर्ट सामने आती है तो कहा जाता है कि भाई वोटिंग परसेंट को बढ़ाने के लिए, अवेयरनेस के लिए वो पैसा खर्च हुआ। मैं इस पर नहीं जा रहा हूं, क्योंकि अगर जो आरोप लगाए जाते हैं फिर उसके प्रमाण होते हैं, और प्रमाण के हिसाब से एक सख्त एक्शन होता है। क्योंकि यहां बात पार्टियों की नहीं है, यह बात देश की है, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की है, उस व्यवस्था की सुदृढ़ीकरण किया जिसको कोई बाहर बैठकर कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या वाकई में आपको लगता है नील गोठवाल साहब कि उमर खालिद जैसा, शिरजील जैसा, क्या वाकई में ये देश को अस्थिर कर सकते हैं? मुझे डाइजेस्ट नहीं होता है। तो जो रिपोर्ट सामने आ रही है, क्या उसमें हम ये मानकर चले कि पुलिस ने इतनी इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन की होगी कि कहां से फंडिंग आई, किसके कहने पर ये भड़काए गए, और वो टॉप चेहरा कौन है जो भारत को अस्थिर करना चाहता है? मैं इसलिए कह रहा हूं सर, क्योंकि ये साजिशें आज भी नहीं रुकी है। एक और कॉन्स्पिरेसी आपको ध्यान होगी बीते 10-15 दिन में सामने आई,
कि भाई मोदी के अगेंस्ट कोई साजिश रची गई जब वो चीन के दौरे पर थे। बिल्कुल ऐसे लाल बहादुर शास्त्री जी ताशकंद में हम खो चुके हैं, उनकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई कि किसने मारा, कैसे मारा, पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ, कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई अब तक। तो साजिशें तो आज भी हो रही हैं, लेकिन करवा कौन रहा है? देखिए, ये बिल्कुल सत्य बात है कि किसी भी देश के अंदर बाहरी शक्तियां जब ये करती है तभी इसमें कुछ ना कुछ हलचल होती है, या देश को अस्थिर करने की किसी के माध्यम से जो देश के अंदर मौजूद होते हैं उनके माध्यम से ये किया जाता है। आपके सामने एक उदाहरण है, आपने कहा कि ये शर्जील इमाम और ये करा सकते हैं क्या। देखिए, बांग्लादेश हमारे सामने एक उदाहरण है। छात्रों ने, यूनिवर्सिटी के छात्रों ने पूरा देश का तख्ता बदल दिया। तो ये तो नहीं है, लेकिन उसके पीछे शक्तियां थी। आज भी बताते हैं कि वहाँ अमेरिका का उसके अंदर कहीं ना कहीं इंटरनल सपोर्ट था, इस वजह से ये आया। तो ये आदमी के ऊपर नहीं है, जो शक्तियां हैं वो काम कराती है, नंबर एक। नंबर दो, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये तथ्य इतने समय बाद में कैसे आए और सरकार के समय ये न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। तो इसके लिए जब अब जांच कमेटी की बात आ रही है कि इसके अंदर गहराई से जांच हो, तो मैं तो ये मानता हूं कि पहले भी देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय रहा है। तो आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय मिलकर, गृह मंत्री जो एक है देश के, उसके पास भी पूरे अलग अलग कई कार्य होते हैं, लेकिन आंतरिक सुरक्षा का काम क्या एनआईए अकेली कर पा रही है, हमें ये देखने वाली बात है। तो ये तथ्य जो सामने आए, इनका जांच का एक विश्लेषण करना है। इसके लिए हमारे देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय होना बहुत आवश्यक है, पहले भी रहा है। तो ये आंतरिक सुरक्षा का जब मामला अभी बता रहे हैं कि उसके बाद में 84 दंगे हुए, तो ये दंगों की अगर रिपोर्ट समय पे अगर आती तो उसको एक रोका जा सकने की हमारी एक होती, और ये हो सकता है कि हमें पहले सबूत मिल जाते ताकि हम उसको समय रहते किसी चीज को डिफ्यूज कर सकते हैं, रोक सकते हैं, और ये घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होती। तो ऐसा मेरा मानना है कि यहाँ अभी जांच के साथ साथ अब आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय की भी एक बहुत बड़ी बहती आवश्यकता है। और ये बात सही है कि विदेश के बिना किसी देश में चुनी हुई प्रजातांत्रिक सत्ता का परिवर्तन करना संभव नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों भी मैं ये मान के चलता हूँ कि जो साउथ के स्टेट्स है उसमें भी ये समय समय पे बात आई है कि साउथ को स्टेट को विघटन करने की ताकतें यहाँ पर काम कर रही थी, चाहे वो केरल हो और उस तरह के कुछ स्टेट्स हों, उनके ऊपर ऐसी स्टडी सामने आई थी। तो ये एक देखने वाली बात है, और कमजोर करने वाली ताकतों के खिलाफ सरकार को पूरे पुख्ता कदम उठाने चाहिए, और ये जो षड्यंत्र है उसका पर्दाफाश होना चाहिए। ठीक है प्रतीक, क्या वाकई में आपको भी ये लगता है कि भाई इसमें कोई बड़ा चेहरा है अप्रत्यक्ष तौर पर जिसको जल्दी से जल्दी उसका खुलासा होना चाहिए? क्योंकि अपने भारत के सारे पड़ोसी देशों को आप देख लीजिए, वहां सरकारें एक दौर के अंदर बीते 2 दशक में अस्थिर हुई हैं, फिर सरकारें गिरी हैं, फिर मासिस में प्रदर्शन हुए हैं, और वो आज भी अस्थिर है। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश स्थिर हो गया, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान स्थिर हो गया, ये भी नहीं है कि श्रीलंका स्थिर हो गया है, कोई स्थिर नहीं हुआ है, अफगानिस्तान भी स्थिर नहीं हुआ है। विजेंद्र भाई, सबसे मैंने अभी जो क्वेश्चन उठाया वो यही है, अगर कोई पैसा विदेश से आ रहा है तो ट्रकों में भर के तो आता नहीं है, या किसी ना किसी माध्यम से और डिजिटल माध्यम से ही आता है। तो केंद्र सरकार के अधीन बैंक हैं और सारी एजेंसियां हैं, वो कर क्या रही हैं? पहली चीज, आपको दर्द क्यों होता है जब ईडी सीबीआई काम करती है? तो आपको दर्द क्यों होता है? आप चंदा देके धंधा लेते हो, आप चंदा लेके धंधा लेते हो, पकड़े जाते हैं तो चंदा लेके धंधा देते हो। बता दीजिए ना, इलेक्ट्रल बॉन्ड भूल गए क्या? कार्रवाई कर रही है इलेक्ट्रल बॉन्ड भूल गए, ईडी भूल गए इलेक्ट्रल बॉन्ड पर शिकंजा कर रही है, तो इलेक्ट्रल आपको बॉन्ड भूल गए क्या? जब नेता पकड़े जाते हैं तो आप उनके पक्ष में क्यों हो जाते हो? चंदा दो, धंधा लो, वोट चोरी सारे ये करते हैं। गतिविधि वाले आप देश विरोधी गतिविधि से सत्ता में बैठी है, कोर्ट क्यों खुलवाते हो? जो देश विरोधी गतिविधि वाले वो सत्ता में बैठे हैं, जो 1947 में देश विरोधी गतिविधि करते थे वो सत्ता में बैठे हैं, जो गांधी के हत्यारे वो आज सत्ता में बैठे हैं, जो तिरंगे को रोनते थे वो आज सत्ता में बैठे हैं। तो देश विरोधी काम आपने आजादी से पहले से कर रहे हो आप। अरे आजादी से पहले से देश विरोधी काम करते हो आप, देशद्रोही लोग हो, गांधी के हत्यारे हो, तिरंगे को पैर के नीचे रोंदने वाले हो, संविधान का विरोध करने वाले हो, आजादी का विरोध करने वाले हो, पार्टी को देशद्रोही हो आप लोग। मोदी को हटाने की बात करते हो। अरे आप देशद्रोही हो, देशद्रोही लोग आज सत्ता में बैठे हैं, देशद्रोही लोग आज सत्ता में बैठे हैं, मोदी देशद्रोही लोग आज सत्ता में बैठे हैं, चंदा लेके धंधा देने वाले सत्ता में बैठे हैं।
मोदी और यही इसीलिए ये रहेगा। सारे लेकिन दंगे तुम- ये बढ़ते जा रहे बताओ, मैं हैं। कह रहा हूं कि बताइए, ये जो गलत कर रहे हो अरे आप लोग, देशद्रोही लोग आप बहुत हो। गलत कर रहे हो आप सत्ता लोग, में बैठे हैं देशद्रोही लोग आज। जो घटनाएं कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो 1947 आप से लोग। देशद्रोह कर रहे हो आप लोग। आपके नेता वहां पर एक मिनट सुप्रीम भाई, कोर्ट में मुझे वकालत ऐसा कर रहे लगता है कि हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहे हैं आपसे। दोनों ही प्रवक्ताओं को देशद्रोह की परिभाषा नहीं पता है, दोनों को ही नहीं पता। नहीं, सरदार पटेल ने अरे पत्र बस लिखा आपको ही नहीं पता। है। मैं मैं सरदार पटेल को कोट कर रहा हूँ। इसे- मैंने मजाक बना दिया आपने। मैं सरदार पटेल को कोट कर रहा हूँ। नहीं, इस शब्द को मजाक बना दिया आपने। नहीं, आपने मजाक बना रखा है। मजाक बना दिया आपने। आप सरदार पटेल का पत्र पढ़िए, चलिए पत्र पढ़िए जो मजाक बना दिया है। क्या लिखा था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पत्र लिखा था सरदार पटेल ने। क्या लिखा था आरएसएस के लिए? और बताइए क्या कहा फिर? बताइए क्या लिखा था? बताइए क्या लिखा था? क्या कहा? बोलिए ना, मुंह में ताला लग गया। बताइए, मजाक लगा के रखा है सबने। अनिल गोठवाल साहब, सरदार पटेल अनिल ने गोठवाल क्या साहब, बोला मुझे था, कोई ये इंटरेस्ट बताइए। नहीं है दोनों की बातों में, इसलिए नहीं कि दोनों ही सत्ता में रहे हैं और दोनों एक दूसरे को देशद्रोही कह रहे हैं और दोनों सत्ता का सुख भोगते हैं। अगर दोनों ही देशद्रोही हैं तो दोनों जेल में क्यों नहीं डालते अपनी अपनी सरकारों में? सरकार आने के बाद में सरदार पटेल ने पत्र लिखा है। हर सरदार पटेल के पत्र को पढ़ लीजिए। चाहे जयपुर ये गांधी के हत्या में सम्मिलित थे। हर जगह ये तिरंगे को पैर से रोंदने वाले थे। मोदी जी के आने के बाद ये भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध कर रहे बता थे। दीजिए क्या आप। गलत कह रहा हूँ? किस तरह इतिहास से का इन्होंने तथ्य है ये। अनिल गोठवाल साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे भावनाएं भड़काने का काम आपके व्हाट्सएप के माध्यम से, ये जब 90s के बाद में 97 के बाद में ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम जो सोशल मीडिया के ऊपर आया है, उसके बाद से विदेश में बैठी ताकतें भी देश के अंदर कहीं ना कहीं ऐसी भावनाएं पैदा करती है जो चुनी हुई सरकार को षड्यंत्र पूर्वक हटाने का प्रयास करती है। पैसा ही कोई माध्यम नहीं है। अन्ना आंदोलन हुआ था। ऐसा मेरा ये मानना है कि जैसे अभी अन्ना आंदोलन, मैं ये मान के चलता हूँ कि ये सब नेकरवादी नहीं बोल रहे थे। पंजाब में क्या हुआ था? ये जो ताकतें हैं ये बाहर विदेश में बैठ के भी ये देश में अस्थिर करने का प्रयास करती है। और ये एक पैसे आ कैसे रहे हैं गोठवाल साहब? इसका जिम्मेदार कौन है अगर बाहर से विदेश से पैसा आ रहा है? केंद्र सरकार क्यों नहीं इस पे एक्शन ले रही है? उसी का 11 साल से मोदी सरकार है कि एक क्यों पैसा विदेश से आ कैसे रहा है? विदेश से आ कैसे रहा है पैसा? पैसा विदेश से कैसे आ रहा है? इसके लिए आप जिम्मेदार हो। आप ही के खातों में पैसा आ रहा है, मुझे तो लग रहा है। इसीलिए कोई एक्शन नहीं हो रहा। आप ही के खातों में पैसा आ रहा है। हम आप ही के खातों में वो पैसा आ रहा है। कहीं हम सर्जिकल कहीं स्ट्राइक इनके कर रहे हैं तो खाते में आपको नहीं आ रहा है, दर्द हो इनका रहा भी चेक करा है। ऑपरेशन लीजिए। सिंदूर कर रहे हैं तो आपको दर्द हो रहा है। क्यों ऑपरेशन सिंदूर कर दिया? क्यों एयर स्ट्राइक कर दी? क्यों सर्जिकल स्ट्राइक कर दी? आपको तो उस पर भी दर्द हो रहा है भैया। अरे वो कहां से आया? 300 किलो आरडीएक्स पता है क्या? रोक रहे तो आपको दर्द हो रहा है। आरडीएक्स कहां से आया? दर्द कहां से आया? देश विरोधी ताकतों के साथ छोड़ो। अरे गद्दारों से हमें हिंदुस्तान सुनने के की जरूरत लिए नहीं है। हिंदुस्तान फर्स्ट वो नीति अपनाओ। परिवार फर्स्ट जो गांधी की हत्या में लिप्त थे उनसे हमारे को सीखने की जरूरत नहीं है। पहले भारत जो प्रथम तिरंगे को पैरों से रोंद रहे थे उनसे हमको राष्ट्रभक्ति सीखने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रभक्ति तो गांधी के पता लग हत्यारों रहा है से ना, सीखने की किस जरूरत नहीं तरीके से है। देश के जो टुकड़े गांधी किए की आप लोगों हत्या ने, में सम्मिलित थे किस उनसे तरीके से सीखने देश की के जरूरत टुकड़े नहीं किए है। वो तो पता लग रहा है एक ना। मिनट भाई, एक मिनट। गांधी के हत्यारों में कौन शामिल था? आरएसएस, ये आरएसएस है। वो बीजेपी किस कहां से सरकार निकला है? है। कहां से निकला है? ये बता दो कहां से निकली आरएसएस? ये बता दो क्या आपने क्या आरएसएस किया? के स्वयं टुकड़े से किसने रख किए रहे हैं? देश के? एक मिनट भाई, देश के एक टुकड़े मिनट। किसने किए ये बता दीजिए आप। आरएसएस का गठन किसने किया? हेगड़ेवार ने किया। हेगड़ेवार कौन थे? कौन थे? क्या कांग्रेसी नहीं थे? जब थे या नहीं थे? जब स्थापना की तब थे या नहीं नहीं थे। थे? नहीं थे। थे या नहीं थे? जब स्थापना की तब नहीं थे। प्रतीक इतिहास को पढ़ने की आप कोशिश पढ़िए, जब स्थापना की पढ़ने तब की नहीं कोशिश थे। कीजिए और चीजों जब को पढ़ने की स्थापना कोशिश पड़ी कीजिए। जब करी और थी तब सभी नहीं थे। साहब, मैं आपको भी जब याद गांधी की हत्या में सम्मिलित शब्दों का नहीं थे। चयन, शब्दों का चयन बहुत मैं मर्यादा आपसे के पूछ रहा साथ हूं, होना क्या गांधी की चाहिए। हत्या में मैं दोनों को कह रहा हूँ, टुकड़े करने वाले लोग आपसे हैं। पूछ रहा हूं। प्रतीक और सुरेश सरदार गर्ग साहब, मैं पटेल ने दोनों क्या को कह रहा हूँ, पत्र लिखा था, शब्दों वो का बोल चयन नहीं पा रहे। बहुत मर्यादा के साथ होना चाहिए। मैं आपसे क्योंकि पूछ रहा हूं, जिनको क्वेश्चन करते हैं आप लोग, उन्होंने राष्ट्र को अलग अलग वक्त पर उन्होंने राष्ट्र को अलग अलग वक्त पर चलाया है और राष्ट्र को आगे बढ़ाया है। सरदार इसलिए पटेल जब ने आप क्या सवाल पत्र लिखा था? उठाएं पत्र है तो वो आपके सोच पास? समझ कर मैं उठाएं। भेजूं आपको, पत्र है आपके पास। सरदार पटेल ने कब क्या याद पत्र नहीं लिखा है? था? जब क्या भारत पत्र लिखा रत्न था? देने की बात आई, प्रतीक सरदार पटेल ने क्या लिखा था? याद नहीं आया? सरदार पटेल की जयंती कब याद नहीं आए? सरदार पटेल की बताइए जयंती आना आपको। कल। और श्यामा प्रसाद शुक्रिया। मुखर्जी किसके साथ सरकार चला रहे थे? शुक्रिया बताइए। हमारे साथ जुड़ने के लिए सुरेश गर्ग साहब, प्रतीक साहब आपका भी, और अनिल गोठवाल जी आपका भी शुक्रिया। समस्या ये कि दोनों पार्टियां अगर राष्ट्र फर्स्ट की नीति के साथ चलेंगे तो इस तरीके की घटनाओं में सबका एक सवाल होगा कि जो भी इसके पीछे है, जो भी इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के पीछे है, उसका उजागर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि बात यहां किसी पार्टी, किसी नेता की नहीं है, यहां बात भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को चैलेंज करने की और ध्वस्त करने की है।
और अगर ये संयोग नहीं एक साजिश है तो इसके हर एक चेहरे का बेनकाब होना बेहद जरूरी। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।